इस प्रोग्राम में आए सभी मेहमानगण को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग ने एक मौका दिया अपनी बातों को रखने का। मैं जो भी चीज जिस बातों को आपके सामने बोलूंगा मन से और दिल से बोलूंगा, कम समय में बोलूंगा, ध्यान से सुनने का प्रयास जरूर करेंगे आप, मेरा ऐसा यकीन। अभी परवेज साहब के यहां ही खाना पीना चला, उनकी गाड़ी से हम अभी यहां आ रहे हैं। गालिब साहब का इन्होंने कई शायरी सुनाई और फिर बातों बातों में बताया कि हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ IIT में जाइएगा, टेक्नोलॉजी में डूबे हुए इंसान मिलेंगे, उनका सोचना समाज के बारे में एक अलग तरह का नजरिया है उनके पास। एक फिलोसफर समाज को अलग तरह से देखता है, एक बिजनेसमैन जहां भी जाता है बिजनेस के बारे में सोचता है। तो हर तबके का सोचने का तरीका उसके अनुभव के आधार पर है, शायद उसके तजुर्बे के आधार पर है, ऐसा परवेज भाई बोलना चाहते हैं। अभी मैंने देखा, अभी हमारे पूर्व जितने वक्ता थे, अभी हमारे रिस्पेक्टेड एक स्पीकर ने बोला कि समाज में दो तरह का कौम है, एक जो समाज पर बोझ बना हुआ है, लायबिलिटी है, और एक एसेट है। ये इन्होंने समाज को दो तरीके से बांटा। मेरी बात इस बात पर नहीं है कि भाई जो मुस्लिम समाज है वो लायबिलिटी है, हम तो उल्टा देखते हैं। जिंदगी में सबसे पहली कार हमने खरीदी अपनी कमाई की, सेकेंड हैंड मारुति 800, हमारे भाई ने कलकत्ता से खरीद की लाई। तो हम लोगों ने उसे मुस्लिम जो कारीगर था, मिस्त्री था, मैकेनिक था, उसके बनवाया और वो इतना बारीकी से काम किया कि आज भी मुझे याद है वो गाड़ी कम से कम 7 साल। तो कहीं ना कहीं आप भी देखिएगा, चाहे संगीत में हो, तबला बजाने का काम करता हो, चाहे कोई मिस्त्री का काम करता हो, इंजीनियर का काम करता हो, प्रोफेसर का काम करता हो, हमारा ये नहीं कि हम आपसे कोई पैसा लेने या चंदा लेने या कुछ कहने आए, हम दिल से करें। मुसलमान जो करता है, जो उसमें बारीकी होती है, जो उसमें कलाकारी होती है, जो उसमें हुनर होता है, उसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए वही तो एसेट है हमारे देश से। तो हमारे पूर्व वक्ता ने दो चीजों में बांटा। हम समाज को दूसरे नजरिए से देखते हैं। हमारा तजुर्बा समाज का लायबिलिटी और एसेट से नहीं है। मेरा तजुर्बा है हमारे देश में दो तबका है, एक शोषक जो लोगों का शोषण करता है, हरामखोरी करता है, बिना मेहनत के हुए राज करते आया, और एक हम लोग जैसा शोषित जो पीड़ित रहता है, लोगों के अत्याचारों का शिकार होता है, तड़प तड़प के जीता है, चाहे वो मुसलमान हो, पिछड़ी जाति हो, अत्यंत पिछड़ी जाति हो, या एकदम गरीब तबका है, उसका कोई माय बाप नहीं है। वो बेचारा अपने ही स्ट्रगल करता है, अपने ही कोने में रोता है। और उसको आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में पुलिस जब मारती है हाजत में बंद करके, तो रोता नहीं है डर से कि कहीं हमारी सिसकी सुन के फिर न पुलिस मारे। एक ऐसा तबका है और एक शोषण करने वाला तबका है। ये दो तबका है हमारे समाज में, इसको समझना पड़ेगा। जो हमारे समाज में शोषक है उसकी संख्या, उसका पॉपुलेशन बहुत थोड़ा सा, वो डरता है कि ये जो हमारी समाज की जो निचली तबके के लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग रहे और दलित रहे, ये अगर एक हो जाए तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। जो हम फ्री में काम कर रहे हैं, सदियों से हम हरामखोरी बिना कुछ किए नाम कमा रहे हैं, बिना कुछ किए धन कमा रहे हैं, बिना कुछ किए शोहरत बना रहे हैं, वो खत्म न हो जाए, ये कहीं ना कहीं उसे डर समाया रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जो शोषित तबके हैं इस समाज में, आज न कल हम लोगों को एक होना पड़ेगा। और इसको एक होने में सबसे बड़ा हाथ है हुनर का, शिक्षा। मैं अपनी बात को बताता हूं और बड़े सच्चाई के साथ बताता हूं। आज से 8-9 साल पहले मुझे अबू धाबी से एक इन्विटेशन आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एसोसिएशन। मैं वहां से चला, पता चला दुबई भाया आना है। कई हिंदू परिवारों ने मुझे कहा मत जाओ दुबई,
वहां मुस्लिम रहते हैं, कहीं मार देंगे, काट देंगे, जबरदस्ती गो मांस खिला देंगे। सच्चाई में बताता हूं, थोड़ा बहुत मैं भी डर गया कि भाई ये अफवाह है कि सच्चाई है पता नहीं। मैं जब एयरपोर्ट से उड़ा तो थोड़ा डरा और सहमा हुआ कि कहीं कुछ दुर्घटना नहीं। होटल में ही जा रहा था तो थोड़ा देख रहा था कि कहीं दुर्घटना न हो जाए कोई। लेकिन एक दिन में जब लोगों से मिला तो लगा कि मेरा सच्चा भाई, बहन, बंधु तो यही है। यही तबका है जो हमारे तरफ शोषित है, यही तबका है जो हमारे तरफ पीड़ित है। बेचारा ये भी हम जैसे शोषितों के बीच में भी बंटवारा है, अफवाह फैला फैला के हम शोषितों के बीच में भी बंटवारा है। और याद रखना मेरे दोस्त, कभी शोषक चाहे हमारे साथ मिलता है चाहे आपके साथ मिलता है तो उसकी मंशा अंत में आपके पीठ में खंजर भोंकने ही का होता है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और जो भी इस तबके के लोग हो उससे सावधान हो। हम लोग मेहनत का इंसान है, अपने खेत में मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बढ़ाई का काम करते हैं, अभी हमने बात किया मैकेनिक का काम करते हैं, ITI करके किसी कंपनी में काम करते हैं। हमारे बाप दादों के सैकड़ों बीघा जमीन नहीं होती है, हमारे बाप दादे बड़े बड़े पदों पर नहीं होते हैं कि पैरवी से करके बच्चों को आगे पढ़ाए। हम मेहनत कशों को मेहनत करना ही एक रास्ता है, यही रास्ता हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। ये बात मैं उस समय समझ गया था जब मेरे टैलेंट रहने के बावजूद मेरे पेपर कैम्ब्रिज में पब्लिश हुए, तो उसके बावजूद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, उसके बावजूद मैं पैसे के लिए, मात्र किराए के लिए तरसते रह गया। और कोई आदमी आके 1 रुपया नहीं दिया कि लो बेटा पैसा लंदन चले जाओ कैम्ब्रिज में पढ़ो। 1 रुपया नहीं आया, तमाम अखबारों में खबरें आई, फिर भी 1 रुपया नहीं आया। उस जमाने में हमारा ऐसा नेटवर्किंग नहीं था, उस जमाने में फेसबुक नहीं हुआ करता था, कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था। वरना मुझे विश्वास है कि आज भी बिहार में कोई एक शोषित तबके का कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो आप लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूर 2-4 दिरहम देके 2-4 रियाल जमा करके इतना पैसा जरूर जमा कर लेंगे कि उसके सपनों में रंग आप लोग अपने प्रयास से जरूर भर देंगे। मेरा ऐसा यकीन है आप लोग इतनी रात में यहाँ उपस्थित। मेरे दोस्तों, यहाँ चाहे हंजला सफी की बात हो जो जूते की दुकान में काम करता है, जिनके पिताजी जूते के दुकान में काम करते हैं, वो भी जूते के दिखाने के दुकान में काम करता है, हमारे पास आता है, IIT दिल्ली में जाता है और आज एक जर्मनी की कंपनी में काम करता है। रहमान एक लड़का था, उसके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में एक 4,000-5,000 रुपया मुश्किल से कमाने वाले एक चपरासी का काम किया करते थे। हम लोग शोषितों की यही औकात है, हम लोग यहीं पर काम करते हैं, इसी तरह का काम करते हैं। वो हमारे पास आता है, IIT करता है, IIM करता है। अभी हंजला सफी के बाद ये बात कर रहे थे एक बच्चे की जो इस साल अड्डा बेचने वाला का बच्चे, इस तरह से तमाम बच्चे आते हैं। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ हंजला सफी। हंजला सफी एक मुस्लिम बच्चा जब हमारे के आता है तो हमने कहा कि ईद में छुट्टी